वेलकम इन दिस लेक्चर। हम ऊष्मागतिकी संख्या की भौतिकी के यूनिट फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने ऊष्मागतिकी की उपयोगिता और ऊष्मागतिकी सांख्यिकी से रिलेटेड महत्वपूर्ण राशियां और कुछ परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात देखिए, हमने स्थूल और सूक्ष्म जो चर हैं निकाय में वो क्या होते हैं उनके बारे में कुछ उदाहरण देखे। अब ऊष्मागतिकी सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य हमने देखा कि निकाय की सूक्ष्म जो चर हैं उनका अध्ययन करते हुए स्थूल चरों से उनको रिलेट करना, ये ऊष्मागतिकी सांख्यिकी की मुख्य उद्देश्य है, इसकी मुख्य उपयोगिता है। ऊष्मागतिकी सांख्यिकी जो है, जो निकाय में होने वाले जो भी भौतिक परिवर्तन है उसकी परिवर्तनों का परिमाण तो मापती है, इसके अलावा उनमें होने वाले जो कारण जो है उसके उनको ऊष्मागतिकी सांख्यिकी डिफाइन करती है। ठीक है, ऊष्मागतिकी सांख्यिकी की महत्वपूर्ण उपयोगिता ये है कि निकाय की आंतरिक जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं उन सूक्ष्म अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और निकाय में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के कारणों का जवाब है वो हम दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद में हम बात करेंगे कि ऊष्मागतिकी सांख्यिकी को जो प्रोसेस है वो क्या है। ऊष्मागतिकी सांख्यिकी का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं कि निकाय का चयन करते हैं। अब निकाय के जैसे हम अन्य कई अगर निकाय माने, ठीक है, तो उन निकाय के जैसे माने गए अन्य निकायों का जो समूह है वो गिब्स समुदाय कहलाता है। ठीक है, और गिब्स की विधि यही है कि उन निकायों में होने वाले जो भी परिवर्तन है उनका अध्ययन करना और अधिकतम प्रायिकता यानी अधिकतम संभाविक जो परिवर्तन है वही निकाय के किसी गुण को रिप्रेजेंट करता है, उसको देखना। चलिए अब देखिए, होता क्या है कि हम निकाय के संपूर्ण भाग का अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, निकाय को अलग अलग कोष्ठिकाओं में बांट देते हैं। ठीक है, निकाय को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं और निकाय को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का जो चयन है वो किस आधार पे किया जाता है उसे हम समझते हैं। देखिए, बात करते हैं हम कला आकाश की। देखिए, आकाश का अभिप्राय हम देखते हैं कि त्रिविम में जो चारों तरफ आयतन जो घेरा जाता है वो आकाश कहलाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कला आकाश की तो यहाँ पर हमें न केवल जो भौतिक आकाश है, देखिएगा इधर, यानी कि जो भौतिक आकाश जो त्रिविम ज्यामिति से मिलकर बनता है, उसके अतिरिक्त इसमें हमें संवेग आकाश, जिसको हम किसी डायमेंशन में निरूपित नहीं करेंगे, जिसको हमें समझना है, भौतिक आकाश और संवेग आकाश का मिलकर जो बना रूप होता है वो कला आकाश कहलाता है। ये संवेग आकाश क्या क्वांटिटी आई, यहाँ देखिए कि अगर कोई कण है तो उस कण की स्थिति को बताने के लिए त्रिविम निर्देश तंत्र में हमें 3 निर्देशांक चाहिए, XYZ। इन XYZ निर्देशांकों से मिलकर बना आकाश है वो क्या कहलाता है, भौतिक आकाश कहलाता है। अगर कण गतिमान है तो कण के पास में क्या होगा, संवेग भी होगा, तो कण के संवेग के जो कंपोनेंट है Px, Py और Pz, अगर इन्हें और सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारे पास में कितने निर्देशांक हो गए, 6। 3 गति या भौतिक आकाश के निर्देशांक, 3 संवेग आकाश के निर्देशांक। समझ में आई बात? अगर एक विमीय गति है तो हमें एक ही कंपोनेंट चाहिएगा इधर से और एक इधर से। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, स्वतंत्रता की कोटि। हम उसके रूप में भी इसको समझ लेंगे धन्यवाद। तो अगर स्वतंत्रता की कोटि बात करें अगर हम कि एक ही कण है अकेला, ठीक है, और अगर मान लीजिए वो एक विमीय गति करता है तो उसके स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, 1। उसके भौतिक आकाश में कितने निर्देशांक हो गए, 1। उसके संवेग आकाश में कितने निर्देशांक हो गए, 1। तो उसके लिए कुल कितने निर्देशांक हो गए, 2। समझ बात? तो स्वतंत्रता की कोटि अगर उसकी 1 है तो इसका अभिप्राय ये है कि कला आकाश में उसके लिए कितने बिंदु हो गए, 2f। स्वतंत्रता की कोटि अगर
F है तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके हम कहें कला आकाश के लिए, उसके लिए कितने बिंदु हो गए, तो एक बिंदु तो हो गया स्थिति का और एक क्या हो गया संवेग आकाश का, तो उसके लिए कितने हो गए 2। तो यानी सतह कोटि अगर F है तो यहाँ पर कितने निर्देशांक हो जाएंगे 2F। इसी प्रकार अगर मान लो द्विविमीय है तो ये 1 डायमेंशनल हो गया, अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो सतह कोटि कितनी हो गई 2। तो सीधी सी बात है x और y 2 तो ये हो गए और 2 हो गए संवेग निर्देशांक, 2 और 2 कितने हो गए 4 निर्देशांक। यहाँ भी ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। इसी प्रकार का अकेला कण है और उसके लिए त्रिविमीय गति हो रही है, समझ में आई बात। तो क्या हो गई स्वतंत्रता कोटि 3। एक अकेला कण है तो उसकी सिर्फ स्थानांतरण गति होगी, तो उसके लिए कितने हो गए स्थिति निर्देशांक 3 और संवेग निर्देशांक भी कितने हो गए 3 और कुल कितने हो गए 6। यहाँ भी यही फार्मूला लग गया 2F, F का मान 3 है तो 3 गुणा 2 मतलब 6, समझ आई बात। तो यहाँ जो कला आकाश है इसमें देखो कि अगर एक विमीय गति है तो कला आकाश की विमा कितनी हो गई, एक नहीं होगी 2 होगी, एक भौतिक आकाश और एक संवेग आकाश का निर्देशांक, समझ आई बात। यानी एक तो x चाहिएगा और एक क्या चाहिएगा px, तो एक तो x चाहिएगा और एक क्या चाहिएगा px। अगर द्विविमीय गति है तो कितने हो विमा क्या हो गया आकाश 4 विमा का, तो कौन कौन हो गए x और y और px और py। यहाँ आप yz और zx वो भी ले सकते हो, और अगर त्रिविमीय है तो यहाँ हो गए तीनों x y z px py और pz। यहाँ 6 निर्देशांक आपको चाहिएगा, सुनिए बात। तो 6 विमीय आकाश हो गया ये, हम इसको क्या कहेंगे 6 विमीय। तो यहाँ आकाश कितना है 2 विमीय, यहाँ 4 विमीय और यहाँ कितना हो गया 6 विमीय। सही बात भाई, बात समझ में। तो गति और संवेग निर्देशांकों से मिलकर बना आकाश क्या कहलाता है, कला आकाश कहलाता है। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये एक कण है और इस एक कण के लिए आपके पास में इसकी स्वतंत्रता कोटि कितनी है F। तो आपको यहाँ पर कितने निर्देशांक चाहिए इस कण के लिए 2F। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा कण है तो उसके लिए भी कितने निर्देशांक चाहिए 2F। इसी प्रकार अगर आपके पास में n कण है तो उन n कणों के लिए एक बिंदु एक ही कण की स्थिति को बताता है, बिल्कुल दूसरा बिंदु दूसरे कण की स्थिति को बताएगा। तो n कण है तो एक कण के पास में 2F पॉइंट निर्देशांक है, लेकिन आपको n कणों को बताने के लिए n ही क्या करने पड़ेंगे बिंदुओं का चयन करना पड़ेगा, और प्रत्येक बिंदु के पास में कितने निर्देशांक हो गए 2F। अगर मान लीजिए आप दूसरी स्थिति का अध्ययन करते हो तो वापस दूसरी स्थिति का अध्ययन करने के लिए आपको कितने निर्देशांक चाहिए, पुनः n बिंदुओं की स्थिति या संवेग का निरूपण चाहिएगा। आई बात समझ में। तो अगर हम 6 विमीय आकाश का चयन करते हैं या 2F विमीय आकाश का हम चयन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2F विमीय आकाश का चयन करते हैं तो हमें बहुत से कणों की गति का अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतने ही अधिक बिंदुओं का चयन करना पड़ेगा। यानी कि एक समय पर एक कण के निर्देशांक कितने होंगे 2F, दूसरे कण के भी कितने निर्देशांक होंगे 2F, तीसरे कण के भी कितने निर्देशांक होंगे। इस तरह से सभी कणों के अलग अलग निर्देशांक होंगे, और दूसरी स्थिति के लिए आपको पुनः यही दोबारा चाहिए। तो n बिंदु आपको पहले चाहिए और n ही बिंदु आपको दूसरी स्थिति को बताने के लिए चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रेक्षण है उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा विधि जो है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी कण की स्थिति को मैं उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट q से व्यक्त करूंगा, ठीक है, और किसी कण के संवेग को मैं उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट p से व्यक्त करूंगा। तो अगर एक कण के लिए सारे स्थिति निर्देशांक q1 q2 q3 और सारे संवेग निर्देशांक p1, दूसरे कण का संवेग निर्देशांक p2 और p3 सारे अगर एक साथ आ जाएं, ठीक है, एक ही बिंदु सभी कणों के स्थिति और संवेग निर्देशांकों का एक ही समय पर निरूपण कर दे, समझ आई बात। तो यहाँ देखो कितने हो जाएंगे q1 q2 q3, यानी n कण है तो n तो हो गए उनके स्थिति और n ही उनके क्या हो गए संवेग। इसका मतलब एक ही बिंदु पर कितने निर्देशांक हो गए 2n। आई बात समझ में। अब जितनी स्वतंत्रता कोटियां, अगर स्वतंत्रता कोटि 1 है तो q1 क्या हो गया x1,
अगर 2 है तो Q1 क्या हो गया, x1 y1, और अगर 3 है तो Q1 क्या हो गया, x1 y1 z1। यानी ये अपने आप में जितनी स्वतंत्र कोटियां होगी उतने ही निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा कि कितने एक ही बिंदु, यानी एक ही बिंदु 2NF निर्देशांकों को रखेगा। समझ में आई बात। इसमें विमा बढ़ गई और विमा कितनी हो गई, यहाँ देखो कितना है 2F में, और यहाँ कितना हो जाएगा 2NF में। बात। तो यहाँ विमा बढ़ गई, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको एक पॉइंट किसी कण की स्थिति को बता रहा है तो दूसरा किसी कण नहीं, पूरे निकाय के सभी कणों की स्थिति और समय को बता रहा है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरी समय पर उस कण की स्थिति और समय को निरूपित करेगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से यह जो 2NF में जो आकाश होता है इसको हम कहते हैं गामा आकाश, और 2F में जो आकाश है यानी n नहीं, यहाँ स्वतंत्रता एक कोटि होगी, तो n कण है तो n कणों के लिए अलग अलग क्या होंगे, बिंदु होंगे। इसमें क्या होगा n कण है तो n कणों के लिए एक ही बिंदु होगा, नहीं बात, लेकिन उसके लिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे 2NF। तो 2F में जो आकाश है वो कहलाता है म्यू आकाश, और 2NF में जो आकाश है वो कहलाता है गामा आकाश। अंतर समझ में आ गया होगा कि म्यू आकाश में पॉइंट्स कितने होते हैं n, ठीक है, और विमा उसकी कितनी होती है 2F, ठीक है। लेकिन गामा आकाश में पॉइंट कितने होंगे, एक, लेकिन उसकी विमा कितनी हो जाएगी 2NF। तो ये दोनों आकाश हैं, ये दोनों आकाश ही क्या कहलाते हैं, कला आकाश कहलाते हैं। लेकिन म्यू आकाश और गामा आकाश में अंतर ये। नेक्स्ट है कला आकाश का आयतन अवयव। तो आयतन अवयव का चयन हम करें तो सबसे पहले हम अपना म्यू आकाश की बात कर लेते हैं। तो म्यू आकाश में हमें पता है कि अगर कण के एक कण के लिए उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, f है, तो उसकी स्थिति के लिए हो जाएंगे Q1 Q2 एंड QF। इसी प्रकार से उसके समय के लिए हो जाएंगे P1 P2 एंड कहाँ PF। अगर एक V में है तो x और PX, द्विवी में है तो x y और px py, इस तरह से समझ आएगा। तो म्यू आकाश के लिए कोई कण है तो उस कण की स्थिति को, यानी कण की स्थिति को दर्शाने वाला बिंदु है वो देखिएगा इधर, वो क्या कहलाता है, कला बिंदु कहलाता है। यानी वो कोई निर्दिष्ट जो बिंदु लिया है हमने, ठीक है, वो कला बिंदु कहलाएगा। कला आकाश कोई वास्तविक आकाश नहीं होता, क्योंकि उसमें समय का आकाश जैसी राशि सम्मिलित की हुई है। वास्तविक आकाश को भौतिक आकाश x y z से मिलकर बना होता है, q कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो उस कला बिंदु के लिए अगर हम एक आसपास के आयतन का चयन करें, समझ में आ रही बात, तो आसपास के आयतन का चयन करें तो एक आयतन जो होगा उसके पास का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dq1 dq2 मल्टीपल dqf एंड dp1 dp2 एंड dpf। ये देखिए, ये देखो ऐसे समझिए कि ये एक त्रिविम में जैसे एक बिंदु होता है x y z, और उस वहां पर अगर हम एक आयतन अल्पांश लें, बड़ा आयतन नहीं छोटा आयतन लें, तो इस आयतन के लिए जो विमाएं हैं वो क्या है, dx dy और dz है। तो यहाँ पर इसका आयतन अल्पांश क्या होगा, dx dy और dz होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये कला आकाश का आयतन अवयव किससे मिलकर बना होगा, भौतिक आकाश का आयतन अवयव dq1 dq2 dqf, और उसके समय का अवयव dp1 dp2 और कब तक, dpf तक। समझ में आई बात। तो d2 is written as summation of dqi and dpi and I is equal to 1 to लेकर कहाँ तक, f तक। तो ये कला आकाश का क्या हो गया, आयतन अवयव हो गया। समझ आई बात। अब इस कला आकाश के आयतन अवयव को हम कला कोष्ठिकाओं में बांटते हैं। आई बात समझ में। तो एक कला कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, देखो इधर,
यानी हम इस कला आकाश के जो आयतन अवयव आया है इसको हम छोटे से छोटे भागों में बांट रहे हैं। तो मान लीजिए एक कला कोष्ठिका का आयतन हमें ज्ञात करना है। इट्स मीन ये जो D2 है, इस D2 को हम डिवाइड करेंगे एक न्यूनतम आयतन H से। ये न्यूनतम आयतन किसको रिप्रेजेंट करता है? H को। और ये जो H होता है ये एक dq और dp का मल्टीपल होता है। ये किसके बराबर है? H के। यहाँ कितने dq और dp हैं? f हैं, तो इट्स मीन ये हो जाएगा h टू द पावर f। तो ये म्यू आकाश में कला कोष्ठिका का जो हम चयन करते हैं उस कला कोष्ठिका का जो आयतन आएगा वो आ जाएगा D2/h की पावर f। इसी प्रकार ये राशि हम गामा आकाश के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले गामा आकाश के लिए जो कला कोष्ठिका हो जाएगी, तो गामा आकाश के लिए जो आयतन अवयव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए इधर dq1 dq2 कहाँ तक dqf, नहीं बस। लेकिन ये किसके लिए? एक कण के लिए। समझ में आ रही बस? कितने कण है? 2 कण है तो ये वार्षिक कोऑर्डिनेट आएंगे। एक कण के लिए सभी तृतीय निर्देशांक, फिर दूसरे कण के, फिर तीसरे कण के। इस तरह से ये कितने हो जाएंगे? dqnf। एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाई dp1 dp2 dpf। ये तो एक कण के समेत, और n कणों के लिए क्या हो जाएंगे? dpnf। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये हो गया गामा आकाश का आयतन अवयव। नहीं बस। अब गामा आकाश के आयतन अवयव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। D2 इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? dqi dpi समेसन i इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक? nf तक। ठीक है ना? nf आ जाए। n निर्देशांकों के लिए हमें और चाहिए निर्देशांक। तो यहाँ इसका कला कोष्ठिका का आयतन हम ज्ञात करें। तो बोलो क्या हो जाएगा? कला कोष्ठिका का मतलब आयतन अवयव बट्टे न्यूनतम कितने आयतन की आप कला कोष्ठिका ले रहे हो, तो वही न्यूनतम आयतन की कला कोष्ठिका जब हम लेंगे तो इट मीन D2 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ कितने h आएंगे? देखो एक dq एक dp का मल्टीपल होता है h। स्मॉल से स्मॉल तृतीय और स्मॉल से स्मॉल किसका? समेक का जो है मान, उनका गुणनफल है वो एक h न्यूनतम कला कोष्ठिका के आयतन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कितनों का मल्टीपल है बताओ? 1 का, 2 का, f का, कितने का? nf का। तो h टू दी पावर क्या आ जाएगा? nf। तो ये आ गई ये कला कोष्ठिका का आयतन। D2 की वैल्यू आप ये लिख लीजिए। इस तरह से हम गामा आकाश के लिए एक कला कोष्ठिका के न्यूनतम आयतन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जब बात आएगी आयतन अवयव की, तो वहाँ आयतन की बात जब आएगी तो वो आयतन जरूरी नहीं है कि भौतिक आयतन ही हो। अगर एक विमीय की बात आएगी तो वहां पर उस आयतन का अभिप्राय आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्थिति निर्देशांक होगा और एक समय निर्देशांक होगा न्यूनतम। उनका जो गुणनफल है वो हो जाएगा एक विमीय के लिए। द्विविमीय क्या आएगी तो वो एक पृष्ठ के रूप में हम भौतिक रूप से मानते हैं, लेकिन वहां समय के भी 2 निर्देशांक होंगे तो हम उसको भौतिक रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। इसी प्रकार देखिए एक जनरल एग्जाम्पल है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तीर सम्मत का मीनिंग होगा जो पुरानी यांत्रिकी है वो प्रचलित। एक तीर सम्मत सरल आवर्ती 2 लीटर के लिए, ठीक है, कला आकाश का आयतन अवयव ज्ञात करो। बहुत सिंपल है ये। उष्मागतिकी सांख्यिकी का क्या है कि जो थ्योरी है वो थोड़ी सी बिना आप उसको न्यूमेरिकल्स के और बिना उसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिए हम वो थ्योरी जो है वो थोड़ा सा क्लिष्ट रहती है अपने लिए। तो एक तीर सम्मत 2 लीटर के लिए कला आकाश का आयतन अवयव ज्ञात करो। तो एक तीर सम्मत 2 लीटर को हम एक विमीय 2 लीटर मान लेते हैं। तो एक विमीय 2 लीटर के लिए उसकी जो ऊर्जा है उसका मान क्या होता है? 1/2 गतिज ऊर्जा mv²
प्लस 1/2 स्थितिज ऊर्जा kx²। एक v में है तो यहाँ पर भी ये v को आप एक कंपोनेंट vx ले सकते हो, ठीक है। हम अगर इसको संवेग के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/2 m² vx², तो m v क्या हो गया px², तो ये लिखा जा सकता है px²/2m एंड हाफ kx²। हम देखो यहाँ देखिएगा, यहाँ एक v में गति है तो भौतिक निर्देशांक इसका क्या हो गया x हो गया, लेकिन संवेग निर्देशांक भी है ना, तो यहाँ दो निर्देशांक हो गए हमारे पास में। तो कला बिंदु के लिए कितने निर्देशांक है, दो हैं, यहाँ x और px। क्या करें, अब इसको हम E को लिखते हैं यहाँ, और ये क्वांटिटी को देखिएगा, इस प्रकार लिखा जाता है x²/2e/k, x² k को हम 2e के नीचे लिख देते हैं, वापस ऊपर आ जाएगा, E को कॉमन ले लिया, और ये आ गया px²/2me एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको इस राशि को मैं लिखता हूँ 2e/k का √√ का स्क्वायर, और ऐसे ही 2me को √√ का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ना। देखिएगा आप इसकी कंपेयर करो, x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1 से, तो ये एक किसका समीकरण है, ये किसको निरूपित कर रहा है, दीर्घवृत्त, ठीक है। x और px अगर कंपोनेंट है तो वो किसको निरूपित कर रहा है, दोनों एक दीर्घवृत्त को निरूपित कर रहे हैं। तो ये एक दीर्घवृत्त का हमने निरूपण कर लिया। तो इस दीर्घवृत्त के लिए देखो, इसके लिए एक अक्ष का x अक्ष के नीचे जो कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू a², तो ये इसकी अर्धदीर्घ अक्ष हो गई, तो कितनी हो गई, a इज इक्वल टू क्या आ गया, √2e/k, ठीक है। और इसी तरह से y अक्ष के लिए अब हम मान देखें तो उसके अक्ष का आधा कितना हो गया, जो कि b को रिप्रेजेंट करता है, तो b को रिप्रेजेंट करने वाली राशि कितनी हो गई, √2me। तो ये a और b को रिप्रेजेंट करने वाली राशि होगी, जो x और यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, x और px के बीच में। तो यहाँ से a का मान आ गया, कंपेयर किया, a का मान आ गया √2e/k और b का मान आ गया √2me। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल a का फार्मूला होता है पाई इंटू a इंटू बी, दोनों अक्षों अर्ध दीर्घ अक्षों का गुणनफल गुणा पाई। तो a इज इक्वल टू पाई एंड a इज वैल्यू पुट करो √2e/k और इसकी वैल्यू पुट करी √2me, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका क्षेत्रफल का अवयव दैट इज a, और यहाँ पर m और k क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 2√2 बाहर आ गया 2, और √t आ गया e, और यहाँ रह गया √m/k, और E जो है एनर्जी वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इसलिए E का हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, वो क्या आ गया d, ये देखिए, तो और पाई और आ जाएगा, तो ये आ गया dA एरिया अल्पांश, ठीक है, आयतन अल्पांश कहेंगे इसको, लेकिन है यहाँ पर ये एक ग्राफिकली एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू आ गई 2π/√m/k इंटू डी, ठीक है। तो ये इस प्रकार एक तीर संबद्ध दोलित्र के लिए कला आकाश का ये आयतन अवयव हो गया। ठीक है, अब ये इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, देखो इसका फिजिकल मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि आगे हमारे काम में ये है। तो ये फिजिकल मीनिंग ये कहता है कि कण की ऊर्जाएं मान लो 0 से लेके E तक संभव है। अब E से अगली स्टेप क्या संभव है, E प्लस D, इसका मतलब E ऊर्जा और E प्लस D ऊर्जा, यानी E से ऊर्जा ज्यादा है और E प्लस D से जो कम है, ये जो बीच में गैप है, इस गैप में कितनी कला कोष्टिकाएं संभव हो सकती है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये इनके बीच के इस कलाकाश को निरूपित करता है। अगर इस कलाकाश को हम न्यूनतम आयतन कितना संभव है उससे डिवाइड कर दें, तो वो आ जाएगी कला कोष्टिकाओं की संख्या।